हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। चलिए आज की डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम आपका जो फर्स्ट पेपर हुआ था उसका सीडीपी का पेपर, ठीक है। आज की क्लास में सीडीपी के 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो आप सभी अपना नंबर मिला लीजिए। ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये अपने अकॉर्डिंग डिस्कस कर रहे हैं, मेरे अकॉर्डिंग जो सही लग रहा है वो हम डिस्कस करेंगे। बाकी जो है चीज़ें आपका जो आंसर की आता है उसके बाद ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो रफली आप एक जो है देख लीजिए कि आपके कितने आंसर सही होते हैं, उसके बाद जो भी आंसर की आता है वो हम अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की जो क्लास है ये प्राइमरी का जो यानी कि जो आपका फर्स्ट पेपर हुआ था सेकंड मीटिंग उसका सीडीपी है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि विद्यालय पाठ्यक्रम को यह अभिकथन के रूप में दिया है कि विद्यालय पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। यानी विद्यालय पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। बिल्कुल सही, आपके अभिकथन सही है। और कारण है कि विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। यह भी आपका कारण भी सही है और जो कारण है इसकी व्याख्या भी सही करता है। तो आपका ए और आर दोनों सही है। ए और आर सही व्याख्या करता है, ए मतलब ए की आर सही व्याख्या करता है, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया है कि सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करती है कि किस बात की वकालत करती है ये बताना है। तो व्याख्यान देने और समझाने से प्रभावी शिक्षण सक्रिय होता है। प्रत्याहार और दोहराव की चिंतन प्रक्रिया से प्रभावी शिक्षण होती है। तीसरा कि शिक्षार्थी दूसरों से निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं। और चौथा है कि शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा कि शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है, नेगेटिव बताना है। आपका थर्ड क्वेश्चन है। पहला कि अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होता है। दूसरा अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है। आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन आपका है कि विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि विकास यानी विकास जो है विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं। यह जो दर्शाता है यह जो विकास है ये क्या दर्शाता है ये बताना है। पहला ऑप्शन है रेखी, दूसरा समीप दूराभिमुख, तीसरा अराजक और चौथा शीर्षगामी, ठीक है। तो ये जो दर्शाता है वो दर्शाता है आपका समीप दूराभिमुख। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास के किस पहलू में तर्क चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। तो किस स्तर में जो है समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है, तो वो है आपका संज्ञानात्मक विकास में, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर की रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं। यह अवस्था बताना कि किस अवस्था में बच्चे इस तरीके के तर्क करते हैं। कहने का मतलब जो लड़की है उसको ये नहीं ज्ञान है कि जो रस्सी है वो निर्जीव है, उसको लगता है वो सजीव है, उसमें जान है, तभी उसको जो है उसने जानबूझकर जो है आउट किया है, ठीक है। तो इस तरह के जो इस तरह के जो तर्क होता है किस तरीके का अवस्था वाले बच्चों में आता है, तो वो आता है आपके पूर्व चरण अवस्था वाले बच्चों के, ठीक है। यानी प्री ऑपरेशन स्टेज वाले जो बच्चे होते हैं उनमें इस तरह के तर्क वो इस तरह के तर्क देते हैं। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर है, ठीक है। समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में समीपस्थ जो सिद्धांत वो क्या कहता है कि शैशवावस्था में भाषा का विकास तेजी से होता है क्योंकि यह विकास के लिए संवेदनशील अवधि होती है। जी नहीं। दूसरा है कि सूक्ष्म गति कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है। तीसरा है कि अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते रहते हैं। बिल्कुल सही, अंग जो होते हैं वो हाथों और पैरों की तुलना में वो तेजी से बढ़ते हैं। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 है अभिकथन दिया है कि शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। बिल्कुल सही। कारण दिया है कि पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। तो आपका कारण भी सही है, ठीक है। यानी ए और आर जो है दोनों सही है और आर जो है इसकी व्याख्या भी करता है। तो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है। ए जो है आर की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है आपका अभिकथन, इसमें भी दिया हुआ है। आपने देखा होगा कि इस बार का जो पेपर हुआ है, इस बार क्या पिछले बार से जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में वो अभिकथन कारण से संबंधित ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है।
ये आपका है अभिकथन के रूप में कि बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। तो बिल्कुल सही, बच्चे द्वारा जो बचपन होता है वो अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग लोग जो है अलग अलग तरीके से अनुभव करते हैं। कारण दिया कि बच्चों का विकास सार्वभौमिक है, ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है और आर जो है व्याख्या भी करता है, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 10 नंबर, इसमें भी अभिकथन है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से उस समय पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य हैं और बदले जा सकते हैं, यानी जो भी नियम है वो नम्य है और बदले जा सकते हैं। ठीक है, ये आपका अभिकथन दिया हुआ है, तो सही है। दूसरा है कि कारण कि लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है, तो ये भी सही है और ये इसकी सही व्याख्या भी करता है, तो थर्ड ऑप्शन ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है, निगेटिव बताना है। ठीक है, पहला है एक समावेशी कक्षा भाषा शैली में अंतर को समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा देती है, पहला ऑप्शन है। दूसरा है कि निश्चित पाठ्यचर्या और मानक जहाँ पे होता है, हमने बताया था कि मानक कहीं भी दिख जाए तो वो निगेटिव होता है और यहीं पे निगेटिव ही पूछ रहा, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर भी तीसरा देखते हैं कि समावेशी शिक्षण का अर्थ है ऐसे तरीकों से शिक्षण को बहिष्कृत न करें, ये आपका जो है पॉजिटिव है। और फोर्थ है कि समावेशी शिक्षण का अर्थ है उस शिक्षा शास्त्र को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों को आवश्यकताओं का समर्थन करता है, तो ये भी आपका पॉजिटिव है। आपका सेकेंड ऑप्शन ही सही हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये आपका निगेटिव है, यहाँ पे मानक दिख गया है। हमने आपको बताया था कि अगर आपको निगेटिव पॉजिटिव जो है टैग वर्ड्स आपको अगर समझ में आ गए हैं, अगर आपको याद हो गए हैं, तो बहुत आसानी से आप पेपर सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेव वाइगोस्की प्रस्तावित करते हैं कि डैश बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है, यानी लेव वाइगोस्की जो प्रस्तावित करते हैं उसके लिए बच्चों में स्वनियमन के लिए कौन सा महत्वपूर्ण होता है, तो वो होता है आपका निजी वाक, 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्षमता मूर्त संख्यात्मक सोच को पूर्व संख्यात्मक सोच में अलग करती है, तो वो अलग करती है आपका विकेंद्रण। ठीक है, 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर कि निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी को या जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है। ठीक है, कौन सा मदद करता है? वे प्रश्न जो पाठ को मान्य करने वाले उदाहरणों के लिए पूछते हैं, जी नहीं। वे प्रश्न जो किसी पाठ को का सारांश मांगते हैं। वे प्रश्न जो शब्द की सरल परिभाषा के लिए पूछते हैं। वे शब्द जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं, बिल्कुल सही, 4th ऑप्शन सही हो जाएगा, जो छात्र की व्यक्तिगत राय को पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है, तो कौन सा परिभाषित करता है, वो हो जाएगा आपका 4th नंबर की भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं, 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर की प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है। जब शिक्षक बच्चों को की मातृभाषा की अवहेलना और उपेक्षा करना, हमने क्या बताया था, निगेटिव होता है, तो ये गलत होगा। दूसरा कि जब शिक्षक मूर्त वस्तुओं के बजाय संकेतों और प्रतीकों से शुरू करते हैं, बिल्कुल सही, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 2nd ऑप्शन। नेक्स्ट है 17 नंबर की अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है। ठीक है, किससे जो है संभावना है वो बताएंगे। पहला कि असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण, जी नहीं। दूसरा कि असफलता और सफलता दोनों के लिए बाहरी आरोपण, ये आपका 2nd ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन कि वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या जरूरी होता है, वो बताना है। पहला है सामाजिक संबद्धता के आधार पर कक्षा में अलगाव करना नहीं होता है। किसी भी क्लास में किसी भी को अलग करना, ये आपका निगेटिव होता है, हमने बताया था। दूसरा है कि समान क्षमताओं के आधार पर विद्यार्थियों को समूह में विभाजित करना चाहिए, ये आपका गलत हो जाना, समूह में विभाजित करना, अलग करना, ये भी गलत होता है। तीसरा कि विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए। 4th है कि पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, यह भी गलत होगा, तो 3rd ऑप्शन आपका पॉजिटिव है, यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 19 नंबर की कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा
और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। यह डैश को प्रदर्शित करता है। तो ये किसको प्रदर्शित करता है? तो सिंपल से है कि ये जो है जेंडर स्टेरियोटाइप यानी कि जेंडर रूढ़िवादिता को जो है प्रदर्शित करता है। तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 20 नंबर यानी 20 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से पठन वैकल्य की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? पठन वैकल्य की विशिष्ट विशेषता जो है कौन सी, ये बताना है। पहला है शारीरिक समन्वय में कठिनाई, जी नहीं। दूसरा है स्थानिक समझ या जानकारी में कठिनाई। तीसरा रचनात्मक समस्या समाधान में कठिनाई और चौथा है ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई। आपका फोर्थ ऑप्शन ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है? कौन सा बढ़ावा देता है? निष्क्रिय अनुसरण, जी नहीं। प्रतिक्रिया सेट, नहीं। तीसरा है अपसारी चिंतन, यही आपका सही हो जाएगा, अपसारी चिंतन। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 22 नंबर क्वेश्चन कि अपसारी चिंतन डैश जबकि अभिसारी चिंतन डैश, यानी अपसारी चिंतन क्या है और अभिसारी चिंतन क्या है, ये बताना है। सिंपल सा। पहला है गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देना, मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देना, जी नहीं। दूसरा मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देना, गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देना। तीसरा कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, एक सही समाधान स्थिर है, यानी जो अपसारी चिंतन है वो जो है कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है और अभिसारी चिंतन जो है एक सही समाधान पर स्थिर होता है। यही थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 23 नंबर 23 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसी रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा, नहीं, नेगेटिव पूछ रहा है। ठीक है। पहला है कि एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना में सहायता होता है। तो यहाँ पे मानक समझ में आ गया, यहाँ पे नेगेटिव पूछ रहा है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? नेगेटिव हो जाएगा। इसको जो है अभी मान के चलते हैं। दूसरा है कि एक आकलन एक छात्र के सीखने में गलत धारणाओं की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये आपका पॉजिटिव है। तीसरा है कि छात्रों के पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए एक नई अवधारणा की शुरुआत में दिया गया आकलन, ये भी आपका क्या है? पॉजिटिव है। और चौथा ऑप्शन है कि छात्रों और शिक्षकों को अग्रगामी प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए कक्षा के दौरान दिया गया मूल्यांकन, ये भी क्या है? पॉजिटिव है। तो नेगेटिव आपका पहला ही सही हो जाएगा कि एक मूल्यांकन कार्य में जो मानदंड के एक मानक यहाँ पे आ गया है आपको, दूसरा तुलना करने में सहायक होता है। दो आपके पॉजिटिव वर्ड दिख गए हैं, तो इसका मतलब यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 24 नंबर, निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है, वो बताना है। तो कौन सी है? यह केवल परिणामों पर केंद्रित होती है, यह सामयिक और विशिष्ट होती है। तीसरा, यह केवल कार्य के अंत में ही दी जाती है और चौथा, यह व्यापक और सामान्य होती है। आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 नंबर जो क्वेश्चन है वो है हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि है और उसके संबंधित विशेषताओं के सही मेल को प्रतिनिधित्व करता है? कौन सा करता है, ये बताना है। पहला है संगीतमय प्रदर्शन या रचना करने के कौशल, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 26 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? कौन सा करता है, ये बताना है। पहला है कि अभिप्रेरणा जो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा से आती है। दूसरा है कि अभिप्रेरणा जो दंड के भय से आती है। तीसरा अभिप्रेरणा जो बाहरी पुरस्कारों से आती है। चौथा अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। बिल्कुल सही। आंतरिक प्रेरणा वो होता है जो कार्य के व्यक्ति के अंदर जो है अंदर से आती है, यानी खुद से वो मोटिवेट होता है। अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है, बच्चे को जिसमें उसको खुद से जो है आनंद आता है, वो होता है उसका आंतरिक अभिप्रेरणा। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 27 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है? कौन सा प्रमुख सिद्धांत है, ये बताना है। पहला कि सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए, बिल्कुल सही। तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यानी सीखना जो है प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। सही से क्लियर आपको शायद ना दिख रहा होगा, लेकिन हम पढ़ दे रहे हैं इसलिए तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। तीसरा 28 नंबर की बाध्यता एक डैश स्थित है जबकि अक्षमता एक स्थिति है, यानी बाध्यता जो है वो कौन सी स्थिति है और अक्षमता जो है कौन सी स्थिति है, ये बताना है। पहला क्रियात्मक और शारीरिक, दूसरा सामाजिक और मनोवैज्ञानिक, तीसरा जैविक और कार्यात्मक, बिल्कुल सही। बाध्यता जो है वो जैविक जो है स्थिति है और जबकि अक्षमता जो है वो कार्यात्मक स्थिति है। आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 29 जो है निम्न में से कौन सा आलंबन के उदाहरण है, वो बताना है आपको। ठीक है, पहला बोलकर सोचो, जी हाँ। संकेत और इशारे, ये भी आपका आलंबन का उदाहरण है। तीसरा प्रश्न, ये भी है। डी नंबर है कि आधा हल किया हुआ उदाहरण, ये भी सही है। रट कर दोहराओ, रटना जो है हमने बताया था निगेटिव होता है, ये गलत है, ये नहीं होगा। तो ए बी सी और डी है, ए बी सी डी आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन जो कि लास्ट है CDP का, वो है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं। ठीक है, वहाँ पे अपना होगा। तो इसमें पहला ऑप्शन है कि दूसरे स्तर के तीसरे चरण में, और दूसरा है कि तीसरे स्तर के पांचवें चरण में, तीसरा है कि पहले स्तर के पहले चरण में, और चौथा है कि पहले स्तर के दूसरे चरण में। यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, तो ये 30 क्वेश्चन है जो कि प्राइमरी लेवल के फर्स्ट पेपर है आपका CDP का। आप 30 क्वेश्चन मिला लीजिए। इसके बाद जो है आपका EVS हम आपको EVS हो जाएगा, यानी EVS के जो भी क्वेश्चन आपके हैं मिलाने वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, और रही बात पेपर लीक की, तो हम आपको बता दें कि जो पेपर लीक का मामला इतना ज़्यादा चल रहा है, तो पेपर लीक की जो है इतनी सारी कई सारी जो है वीडियो दिख रही हैं आपके यूट्यूब पे, लेकिन जो ऑथेंटिक जो है न्यूज़ कहें वो नहीं मिला है। हमने कल भी कई सारे देखे थे, कई जगह पे देखा था, कहीं भी ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है कि जो है ना तो CBSE की तरफ से है, ना जो आपका जो CTET का जो वेबसाइट है वहाँ पे कहीं भी ऑथेंटिक रूप से नहीं है। बाकी ऐसे जो है चल रहा है कि पेपर लीक हुआ है, रिजेक्ट हो जाएगा, पेपर दोबारा होगा, लेकिन ऑथेंटिक रूप से अभी कहीं भी ऐसा नहीं है कि आपका पेपर लीक हुआ है और ये पेपर जो है कैंसिल हो गया, पेपर दोबारा होगा। अभी तक ऑथेंटिक नहीं है। जैसे ऑथेंटिक आता हम जरूर आपको डिस्कस करेंगे आपको इसके बारे में। ठीक है, ये सारे 30 क्वेश्चन हैं जो हमने डिस्कस किए हैं। आई होप कि आप सबको जो है चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।